वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। आप सभी के लिए न्यूज़ है कि आज से हम सभी रीट परीक्षा से संबंधित जो साइंस का सिलेबस है उसे टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे कि रीट सिलेबस जो है उसमें साइंस के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सी-टेट में भी वही पूछे जाते हैं। तो साइंस का जो सिलेबस है उसे हम टॉपिक वाइज उसे हम डिस्कस करेंगे। इसी कड़ी में जो पहला टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे वो है सूक्ष्म जीव। तो आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आप जो भी आप पढ़ रहे हैं इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और इसमें आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो कंप्लीट मैटर है वो पूरा कंप्लीट मैटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में उससे रिलेटेड टेस्ट जो है वो उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो हम पूरा ब्रीफ में उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हमारी तैयारी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है सूक्ष्म जीव। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यूनिट फर्स्ट सूक्ष्म जीव। देखो रीड साइंस बायोलॉजी वाला पोर्शन हम सबसे पहले ले रहे हैं। बायोलॉजी वाले पोर्शन में यूनिट फर्स्ट जो है सिलेबस में वो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अब देखो सूक्ष्म जीव होते सबसे पहले आप बायोलॉजी में जो भी टर्म्स आती हैं उन्हें आप समझने की कोशिश किया करो कि ये पर्टिकुलर टर्म आपको क्या बताना चाह रही है। तो देखो यहाँ पर वर्ड है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। मतलब सूक्ष्म जीव में वे सभी जीव आएंगे जो बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर मैं देखना चाहूँ कि हाँ भाई ये वायरस है क्या, नहीं, मैं नहीं देख सकती। मुझे इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होगी। मतलब बहुत छोटे हैं ये, इसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। वो सभी जीव क्या कहलाते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, जो भी आपके जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ये सभी और प्रोटोजोआ है, इन सभी को सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में रखा गया है। रीट का जो आपका सिलेबस है या सी-टेट का जो सिलेबस में उसमें आपके बेसिकली 3 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अच्छे से डिस्कस वो सिलेबस में आपके मेंशन है। जीवाणु, वायरस, कवक, जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे मेन चीज़ कि बायोलॉजी क्या है, कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, कौन सी साइंस है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो आप सभी को पता होगा बायो मतलब क्या होता है? जीव। और लॉजी वर्ड अगर किसी भी वर्ड के आगे लग जाता है तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। ठीक है, तो बायो मतलब जीव, तो सजीवों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो साइंटिफिकली हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, वही आपके क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। बात करें बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया हमें, किसने बायोलॉजी के बारे में बताया? तो महान साइंटिस्ट जो है वो है अरस्तु, जिन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। तो अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने हमें इसके बारे में बताया। बायोलॉजी जो है सजीवों का जो अध्ययन है उसकी 2 ब्रांचेज आगे फर्दर हो गई। एक है उसकी जूलॉजी, एक है बॉटनी। जू मतलब होता है भाई चिड़ियाघर, जिसमें क्या रखा है भाई? जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो जूलॉजी मतलब जो जानवरों का अध्ययन होगा, जंतुओं का जो अध्ययन होगा वो आपके क्या कहलाएगा? जूलॉजी। और जो पेड़ पौधों का जो अध्ययन है वो आपके क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। तो जूलॉजी एंड बॉटनी आपको जो याद रखने की है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी, किसे वो जूलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, या फिर जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र इसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसे वनस्पति शास्त्र बोलते हैं, पर ये शास्त्र वास्त्र आजकल कोई नहीं बोलता। आपको जूलॉजी एंड बॉटनी आपको अच्छे से याद रखना है। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ एनिमल में फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई? अरस्तु है। और प्लांट के कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस है। नाम अच्छे से याद रख लेना। थियोफ्रेस्टर की बुक थी, उसका भी नाम आप अच्छे से याद रखना, हिस्टोरिया प्लांटेरम।
हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक थी, किसकी? थियोफ्रस्टस की। तो ये तो हमने पढ़ा बायो क्या है भाई, बायो है उसके कितने ब्रांच हैं, मेन ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं। तो सब इसमें एक ब्रांच आती है आपकी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। वर्ड आ गया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये होता क्या है मैडम, वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण क्या है, सभी सजीवों को निश्चित वर्गों में बांट देना, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर, वही आपके क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे स्कूल में आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है, आप क्लास 1 के बच्चे हैं, आप क्लास 3 के बच्चे हैं, आप क्लास 5 के बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे हम एनिमल्स को कर देते हैं कि ज़्यादातर जो उड़ने की कैपेसिटी रख रहा है, ठीक है, जो एग लेइंग है उसे हमने बर्ड्स की कैटेगरी में रख दिया, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स है, जो अपने बच्चे को, जो विविपेरस है, उनको हमने मैमल्स की कैटेगरी में रख दिया। तो कैरेक्टर्स के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर हम सजीवों को क्या करते हैं, उनको स्पेसिफिक ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और ये जो ग्रुपिंग हम करते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब इसके बाद में क्लासिफिकेशन के भी जो जनरल प्रिंसिपल हैं कि किस आधार पर हमने इनको अलग किया, और उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो आपके क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, जो है जूलॉजी और बॉटनी की एक अलग ब्रांच है, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, समझ में आना चाहिए कि टैक्सोनॉमी वर्ड मतलब क्या है, ठीक है। इस पे आपको ज़्यादा रट्टालोजी नहीं करनी है। टैक्सोनॉमी मतलब क्या है कि वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों का जो आप अध्ययन कर रहे हैं कि हमने क्लासीफाई तो किया, लेकिन किस बेस पे क्लासीफाई किया, क्या करेक्टर्स हमने वहाँ पर जज किए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था वो दिया था कैंडोले ने दिया था। ये साइंटिस्ट है, इनका नाम याद रख लेना। कैंडोले ने ये शब्द सबसे, कॉइन का मतलब जिसने सबसे पहले दिया, ठीक है। फिर अगर बात करें हम फादर की, भाई ज़्यादा स्टडी इसके बारे में किसने करी, तो वो है भाई लिनियस साहब। इसका नाम बहुत फेमस है, जो भी बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से याद होगा, कैरोलस लिनियस। तो लिनियस को ही क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इनकी 2 बुक्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। ये 2 बुक्स हैं जो लिनियस के द्वारा लिखी गई, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। तो वर्गीकरण में जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे वो है विटेकर की पंच जगत प्रणाली, ठीक है। विटेकर कौन है भाई? साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्गीकरण किया और सभी सजीवों को 5 वर्गों के अंदर उन्होंने बांटा। और 5 वर्ग जो इन्होंने बोले, इसलिए इस वर्गीकरण का नाम क्या है, विटेकर का पंच जगत प्रणाली या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। RH विटेकर है, उन्होंने इसे दिया। विटेकर ने हमें 5 जगत बताए, कौन कौन से, सभी के नाम आपको याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों कौन कौन से हैं, और ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शन है, उसमें अलग अलग आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला है आपके मोनेरा, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 जो हैं, ये 5 जो किंगडम है उनके बारे में हमें किसने बताया था, विटेकर ने बताया था। सबसे पहला जो है वो है मोनेरा। मोनेरा क्या है, अब देखो सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी और कौन इसके अंदर इंक्लूड है वो आपको अच्छे से एग्जाम्पल उसका याद रखना है, ठीक है। और जो मेन बात है, एक तो कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, दूसरी चीज़ कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, और तीसरी चीज़ कि ये स्वयंपोषी है या विषमपोषी है, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये 3 चीज़ें क्या होती हैं तो वो आप देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि मतलब होता है एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। यूनिसेलुलर मतलब वे सभी सजीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जो एक कोशिकीय कहलाते हैं या यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और जिनका बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएंगे, आपके मल्टीसेलुलर। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से बने हुए, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो है आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और
यूकैरियोट, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, इस तरीके से इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है, बट आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ही आप ध्यान में रखो। अब ये क्या होता है मैडम, व्हाट इज़ प्रोकैरियोट, व्हाट इज़ यूकैरियोट, तो जीरो लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। देखो यहाँ वर्ड लिखा है मैंने प्रोकैरियो, तो देखो प्रो का मतलब होता है आदिम प्रकार का, आदि मतलब प्रिमिटिव, पहले वाला, ठीक है। प्रो वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड आएगा, प्रिमिटिव टाइप से, आदिम प्रकार का, पुराने ज़माने वाला, ठीक है, पुराना जो है। और कैरियो वर्ड साइंस में या बायो में कैरियो वर्ड होता है आपके न्यूक्लियस से, कि हमें पता है सभी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रो कैरियो आदिम प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, आपके केंद्रक यहाँ पर पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोट का मतलब वे सभी जीव जिसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वो क्या होता है, आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, सुविकसित प्रकार का नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट का मतलब जिनके न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता। और वेल डेवलप क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन पाई जाती है ये नहीं पाई जाती, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती, इसलिए प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं बोलते, हम न्यूक्लियोइड उसे कहते हैं। वेल डेवलप न्यूक्लियस वो नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ससीम केंद्र की क्या होते हैं, तो आप इसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है, यूकैरियोट, यू का मतलब होगा वेल डेवलप वाले और कैरियो का मतलब केंद्रक। वे सभी जीव जिनके अंदर सुविकसित, जिनकी कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट बोलेंगे। तो प्रोकैरियोट का मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। और यूकैरियोट जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप है वो आपके यूकैरियोट्स कहलाएंगे। तो ये भी टर्म समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टर्म आती है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटेरोट्रोपिक। हिंदी में हम अगर इसको बोलें तो स्वयंपोषी और विषमपोषी। अब ये क्या होता है भाई, ऑटो मतलब अपने आप, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन या पोषण। वे सभी जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बनाने का सेंस उसको पकाना नहीं है, बनाना मतलब जैसे प्लांट पे उसका फ्रूट अपने आप आया है, ठीक है। अब हम जो खा रहे हैं वो सब चीज़ें क्या होती है, हम प्लांट से डिराइव कर रहे हैं, हमने खुद ने तो उसको पकाया है, बनाया थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो सभी जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो आपके स्वयंपोषी ऑटोट्रोपिक होगा। और जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे की हेल्प लेते हैं, वो क्या होता है, आपके हेटेरोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो स्वयंपोषी अपना खाना खुद बनाने वाले कौन सी विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, जिसमें CO2 और H2O को सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज होती है। अब ये रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। रसायन संश्लेषी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हम बैक्टीरिया वाले उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि H2S को यूज़ में ले लेते हैं। और हेटेरोट्रोपिक, ये तो भाई खुद तो बनाते ही नहीं है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, और ये ऑटोट्रोपिक जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। जैसे हम सब क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, क्यों, क्योंकि हम किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और प्लांट क्या है, वो ऑटोट्रोपिक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये तो 3 टर्म्स जो कि आपको मेन मैंने बताई, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5 किंगडम है कौन कौन से भाई, ये क्या क्या नाम है, तो इन नामों को आप अच्छे से रट लेना। पहला नाम है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के अंदर किस किस को रखा गया है, तो आप सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखो इसका, किसको रखा गया है, सभी जो जीवाणु हैं इस पृथ्वी पे, जो जीवाणु हैं उन सभी को किस में रखा गया है, मोनेरा के अंदर रखा गया है। क्या क्या खास बात होनी चाहिए मोनेरा वाले उसके एनिमल्स की, तो मोनेरा जगत के अंदर जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से बने हुए, ऑटोट्रोपिक और प्रोकैरियोट, ठीक है। तीनों वर्ड्स मैं पहले समझा चुकी हूँ, को दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे नीड नहीं होगी, ठीक है। और बैक्टीरिया आपके नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों किसके अंदर रखे गए हैं, मोनेरा के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। ये जो माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, याद रखना, ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। नाउ नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। पहला जगत मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा। दोनों में क्या दिक्कत है भाई,
एक चीज़ है, यूनिसेलुलर ये है, यूनिसेलुलर यही है, मतलब इसका शरीर भी एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस क्या है, ये है प्रोकैरियोट और ये कैसा है, यूकैरियोट, कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, वेल डेवलप होगा, सुविकसित प्रकार का न्यूक्लियस इसके अंदर होगा। ठीक है, ये ऑटोट्रोपिक भी है और हेटेरोट्रोपिक भी है। उसका एक दो अपवाद है और वो अपवाद है आपकी युगलिना। एग्जाम्पल में मैंने लिखा होगा युगलिना। युगलिना क्या होता है, पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी है। ठीक है, ये है पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी है, क्योंकि उसमें कुछ गुण तो जंतु जैसे हैं, कुछ इसमें पादपों जैसे हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जो बाकी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई ये कैसा होता है, स्वयंपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। मुख्यतः ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। मोस्टली क्या होंगे, विषमपोषी होंगे। ठीक है, और जितने भी प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। नेक्स्ट आता है आपके फंजाई। फंजाई कैसी होगी, मल्टी सेलुलर। यहाँ अभी तक कैसा चल रहा था, यूनिसेलुलर। अब सारे जो भी होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। दूसरी चीज़ यूकैरियोटिक, मतलब वेल डेवलप इसका न्यूक्लियस होगा, सारी चीज़ें होंगी इसके पास। ठीक है, और ये कैसा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़, ये हेटेरोट्रोपिक होंगे। फंजाई में जो बेसिक डिफरेंस होगा प्लांटी से वो यही है कि प्लांटी वाले सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं और ये कैसा होता है, हेटेरोट्रोपिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता। तो ये हेटेरोट्रोपिक होता है। एंजाइमल जितने भी कवक हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। अभी जो ब्लैक फंगस की बीमारी चल रही है, तो वो फंगस वो क्या है, कि ये कवक ही है। ठीक है, और जो वायरस जो जिसने तहलका मचा रखा है कोरोना, वो इसके अंदर नहीं है, वो वायरस कैटेगरी उसकी अलग है, वो विषाणु है, वो अलग से हम उसको पढ़ेंगे। वो पंच जगत में नहीं है, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। नाउ नेक्स्ट प्लांटी। प्लांटी भी कैसे होंगे भाई, प्लांटी नाम से पता चल रहा है प्लांट्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। ऑलवेज कैसे होंगे, ये ऑटोट्रोपिक होंगे। एग्जाम्पल सभी जो हरे पौधे हैं, पादप हैं, वो सब किस में रखे जाएंगे, प्लांटी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट एनिमेलिया, मतलब एनिमल, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, और ये क्या होंगे भाई, हेटेरोट्रोपिक होंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे से डिराइव करेंगे। अब इसमें अलग अलग पोषण के प्रकार होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे भाई। पैरासाइट होते हैं, होलोजोक होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, तो वो बाद में हम बात करेंगे। और एनिमल्स को इसके अंदर हमने रखा है। तो विटेकर ने 5 जगत दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर जीवाणुओं को रखा गया। नेक्स्ट प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ, फंजाई के अंदर फंगस को रखा गया, कवक को रखा गया, प्लांटे के अंदर सभी पादपों को रखा गया, और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को रखा गया। अब जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें इस महाशय को पढ़ना है। ये क्या है भाई, बैक्टीरिया क्या है, ये कैसे तबाही मचाता है, या क्या हमें फ़ायदा पहुंचाता है, दोनों ही चीज़ हमें देखनी है। हमें इसके लाभ भी देखने हैं, हमें इसके हानियाँ भी देखनी है, और हमें इसके बारे में भी पढ़ना है कि इसके शरीर में क्या क्या होता है। तो मेन चीज़ जो पहले कमेंट आप याद रखोगे कि बैक्टीरिया कैसा है भाई, यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक प्रकार का ये है। अब हम बात करते हैं जीवाणु की संरचना के बारे में, या जीवाणु के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की, सबसे पहले जीवाणु को किसने देखा। तो सबसे पहले जीवाणु को जिसने देखा था वो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम अच्छे से याद रख लेना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था, इसकी खोज की थी। ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में सर्वाधिक अध्ययन इन्होंने ही किया है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और याद रख लेना कि लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने पाश्चरीकरण का सिद्धांत दिया था। दूध का पाश्चरीकरण की बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है, फिक्स जो टाइम बताया गया है कितने टाइम तक किया जाता है, वो वाला जो सिद्धांत है वो लुईस पास्चर ने दिया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्म थ्योरी के बारे में, तो वो हमें रॉबर्ट कॉच ने दी थी, और रॉबर्ट कॉच को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया उनका जो अध्ययन जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये एक अलग से सब्जेक्ट होता है जिसमें अलग से एमएससी की जाती है। ठीक है,
तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉच है, जिन्होंने जर्म थ्योरी दी थी, रोगाणु सिद्धांत हमें दिया था। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई। अब हम बात करते हैं जीवाणु के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखो, पहले मैंने आपको बता दिया भाई इसे कौन से में रखा गया है, आर.एच. विट्टेकर के अनुसार इसे मोनेरा में रखा गया है, ठीक है। और जनरल कैरेक्टर्स बात करें तो पहली चीज़ यूनिसेलुलर है और क्या है, प्रोकैरियोटिक है। दोनों वर्ड्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे हैं कि प्रोकैरियोटिक मतलब इसके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके केंद्रक को न्यूक्लियोइड हम कहते हैं। सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, अच्छे से याद रखना, इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आगे इसको डिटेल में भी थोड़ा मैं आपको बता दूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। जो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। सिर्फ राइबोसोम ही यहाँ पर पाए जाते हैं, वो भी 70S प्रकार के, ठीक है। तो राइबोसोम के अलावा बाकी सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, वो इनके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ऊर्जा कौन देता है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया देता है। हमारे शरीर का शक्ति, हमारी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? भाई माइटोकॉन्ड्रिया है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो कोई तो इसका काम करेगा। तो इसकी सेल्स इन्वेजिनेट होकर, इसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर अंदर की तरफ वलन बनाकर, मुड़कर, फोल्ड बनाकर क्या बनाती, मीजोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये मीजोसोम ही क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणुओं में निम्न में से उपस्थित होता है, दोनों ये पूछे जा सकते हैं, आपको टिक करना है, मीजोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट ये मैंने आपको समझा दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, चाहे वो ER हो, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, जो भी है, लाइसोसोम हो, ये सारे। न्यूट्रिशन देखो, पहले भी मैंने आपको बताया ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक होंगे तो दो तरीके से ये अपना खाना बना सकते हैं, क्या तो रसायन संश्लेषी हो सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे इसे, प्रकाश संश्लेषी ये हो सकते हैं। अगर सनलाइट का यूज़ करके खाना बना रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक होंगे, और अगर केमिकल्स का यूज़ करके, H2S का यूज़ करके फिर कर रहे हैं, वो आपके कीमो होंगे। जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक में परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं और सहजीवी हो सकते हैं। अब ये किस बला का नाम आ गया भाई, परजीवी क्या है? परजीवी का पहले इंग्लिश टर्म भी मैं लिखती हूँ, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और यहाँ पे सिम्बायोटिक। तीनों को अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, जब तक हम उसको समझ नहीं लेंगे, उस टर्म को नहीं जान लेंगे। रट्टा तो मारते रहेंगे, रट्टा मारने से क्या होगा, हमें उस चीज़ को समझना होगा। तो परजीवी का मतलब वे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर करते हैं, खुद काम नहीं करते, खुद कामचोर होते हैं, दूसरे की बॉडी पे रहने लग जाएंगे, वो क्या है, आपके परजीवी है। जैसे हमारे बालों में कौन रहती है, जू रहती है, तो वो जू क्या है, हमारी बॉडी पे परजीवी है। हमें जो भी बीमारी हो रही है, जैसे हमें मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया का जो रोगजनक है कौन है भाई, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में रहा है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है जो खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे किसी दूसरे की जरूरत होगी, खुद काम नहीं कर सकता, तो दूसरे की बॉडी के क्या तो ऊपर रहेगा या अंदर रहेगा बॉडी के अंदर। तो दो तरीके का होता है, ये एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो परजीवी जो खुद कुछ नहीं कर रहा, पोषण के लिए दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहेगा। सेकंड, मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक, मरे हुए को खाने वाले, ठीक है, जो कि डेड कोई चीज़ हो गई तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करने का काम करेंगे। सहजीवी, किसी के साथ मिलकर रहें, दोस्तों की जैसे रहें। और दोस्त क्या होते हैं भाई, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फ़ायदा या नुकसान जो भी होगा वो रहेगा। तो यहाँ फ़ायदे की हम बात करते हैं कि ऐसा क्या बोलेंगे, पोषण या ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं कि तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो क्या होगा, आपके सहजीवी होगा। ये हम इकोलॉजी में आगे और डिस्कस करेंगे, अभी आपको इनके बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं
रेस्पिरेशन एरोबिक भी कर सकता है, एनारोबिक, दोनों कंडीशन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, इसमें विखंडन के द्वारा या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के इसमें मेथड्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, इनके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया के बारे में मुख्य लक्षण थे जिनके बारे में हमने बात की। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की, कि इसकी संरचना किस तरीके की होती है, वो हम बात करते हैं। तो देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है बैक्टीरिया की। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम बात डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये पूरी क्या है, सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर एक कोशिका, ये पूरी सेल है। ये सेल के ऊपर की क्या है भाई, सेल वॉल है। अंदर की साइड में ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है भाई, म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है, पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, वो नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यहाँ देखो बाहर की साइड में कुछ जीवाणुओं में, सब में नहीं, कुछ जीवाणुओं में बाहर की साइड में कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल या संपुट आवरण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये कुछ में पाया जाता है। ये कैप्सूल क्या करता है, ये होता क्या है कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो यहाँ पर संचित हो जाते हैं और एक बहुत जो दृढ़ कैप्सूल है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं। अगर किसी जीवाणु में कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सूल क्या करता है, उसे ज़्यादा विरुलेंट कर देता है, उसकी संक्रामक शक्ति को बढ़ा देता है, मतलब अब वो ज़्यादा इन्फेक्टिव होगा, ठीक है। तो कैप्सूल क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया की संक्रामक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोसोम। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो ये जो सेल वॉल है ये इस तरीके से इन्वेजिनेट होकर ये क्या बनाती है, मीजोसोम्स बनाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे कार्य करता है। इस कैप्सूल के ऊपर ये जो बाल जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री या पिल्ली, ठीक है। फिम्ब्री या पिल्ली ये क्या करते हैं, जब कॉन्जुगेशन होता है, तो कॉन्जुगेशन मतलब दो जीवाणुओं का पास पास आना और आपस में एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना। इस वाले का जेनेटिक मटेरियल इसमें आना और इस वाले का इसमें आना। ये मान लिया दो अलग अलग जीवाणु है ना, तो इनके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, एक नली बन जाएगी, जिसके थ्रू दोनों का डीएनए क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के दौरान ये फिम्ब्री ही क्या करता है, हेल्प करता है और वहाँ पे वो ब्रिज बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपसे मैंने इसमें पूरा इस तरीके से लिखा है कि जो भी चीज़ है उसके मैंने रेड से मार्क कर दिया है कि इसकी खास बात जो आपको याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी कि फिम्ब्री है कॉन्जुगेशन संयुग्मन के दौरान सहायता करता है। मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर वॉल्यूटिन कणिकाएँ होती हैं। वॉल्यूटिन कणिकाएँ जो कि फॉस्फेट का संग्रहण करती है, किसका संग्रहण करती है, फॉस्फेट का संग्रहण करने का काम करती है। और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड के जो कण होते हैं वो वसा का संग्रहण करने का कार्य करते हैं कि भाई इसके अंदर स्टोरेज तो रहेगा, तब कोई कुछ चीज़ें होंगी तभी तो काम करेगा, उसी तो एनर्जी मिलेगी। तो वॉल्यूटिन कणिकाएं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड जो है ये सब इससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए जो होता है वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। नेक्स्ट इनके इस कैप्सूल के ऊपर ही आपके इस तरीके से ये जो फ्लैजिला पाई जा रही है, कशाभिका जिसे कहते हैं, जो कि इसके गमन में इसकी सहायता करता है, लोकोमोशन में इसकी सहायता करता है, ठीक है। ये सब हमने देखे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो है सर्कुलर डीएनए, कि मुख्य जो डीएनए है उसके अलावा, मुख्य डीएनए के अलावा भी इसमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि खुद की प्रतिकृति कर सकता है, जो खुद को रेप्लिकेट अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, और जिसे हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक के अंदर। तो जो जीवाणु का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए जो होता है, जो कि मुख्य डीएनए के साथ नहीं जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि कैसा होता है, आपके सर्कुलर होता है
और डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। यह अपने खुद को, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए समझ में आ गया। अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए जो कि मुख्य डीएनए से जुड़ता नहीं है, वो आपके क्या है? प्लाज्मिड, जिसे हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं, वाहक के जैसे हम यूज़ में लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड आया एपिसोम। ठीक है, एपिसोम क्या होंगे? वो प्लाज्मिड जो कि मुख्य डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं। भाई अभी मैंने कहा कि ये मेन डीएनए से नहीं जुड़ता, लेकिन एपिसोम क्या होंगे? वो प्लाज्मिड जो कि मुख्य गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं या उसका भाग बन जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एपिसोम। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। एपिसोम, प्लाज्मिड है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ कुछ और बातें हम देखते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की सेल वॉल मैंने बताई म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या पेप्टिडोग्लाइकन जो है। इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें और आपको याद रखनी है जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, इनकी फुल फॉर्म भी दे दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है। ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं NAG और NAM। NAG का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, और NAM का मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल में ये पाए जाते हैं। पूरा डिटेल में हम यहाँ इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग। अब देखो बैक्टीरिया, अब ग्राम साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, उसने अब ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक दी और उसके आधार पर उसने जीवाणु के दो प्रकार बताया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये इन्होंने टेक्निक जो दी थी स्टेनिंग की, उसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। क्या करते हैं इस ग्राम स्टेनिंग में कि सबसे पहले जो आपने बैक्टीरिया का जो स्मीयर आप बनाओगे, अपनी स्लाइड आप लोगे, उस पर स्मीयर बनाओगे। उस स्मीयर जो भी आपने पर्टिकुलर स्मीयर बनाया है, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रिस्टल वॉयलेट, क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट है, उसमें आप उसको उसके ऊपर डालोगे, उसके ऊपर फैलाओगे। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट क्या होता है? एक बैंगनी रंग का होता है, स्टेन जो होता है वो बैंगनी रंग देता है, यहाँ पे पर्पल कलर देता है। ठीक है, डाई है एक तरीके से। फिर उसके बाद में क्रिस्टल वॉयलेट से करने के बाद में आप क्या करो? क्रिस्टल वॉयलेट होगा, उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पर्पल कलर यहाँ पर उस पर्टिकुलर उस स्लाइड पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? इस पर्पल कलर का हो जाने के बाद में इसे आयोडीन 0.5 आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम रखेंगे, उससे हम डाई करेंगे। फिर 0.5% आयोडीन के बाद में हम इसे डीकलराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है 95% अल्कोहल हम लेंगे ताकि इसका कलर उड़े। तो आप दो कंडीशन देखोगे, कुछ जिनका कलर पर्पल था वो पर्पल ही रहा और कुछ आपके कलरलेस हो गए। कुछ तो पर्पल था, तो पर्पल कलर वाले जो होंगे जिनका कलर एज इट इज़ बना रहा, वो आपके क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो? ग्राम पॉजिटिव। और जिनका कलर उड़ गया, जो कि वाइट हो गए हैं, वो कौन से होंगे? आपके ग्राम नेगेटिव। अब इसे आगे फर्दर क्या करेंगे? अब सेफ्रेनिन आपके जो डाई है उसका हम यूज़ करेंगे, स्टेन का, डाई नहीं, सेफ्रेनिन स्टेन का यूज़ करेंगे। और सेफ्रेनिन क्या करेगा? ग्राम नेगेटिव जो है उनको क्या कर देगा? पिंक कलर में कर देगा। जो तो पर्पल वाले हैं वो ग्राम पॉजिटिव होंगे और जो पिंक वाले हैं वो आपके क्या होंगे? ग्राम नेगेटिव होंगे। सिंपल वे में मैं आपको बताया है इन दोनों डाइस का याद रख। तो क्रिस्टल वॉयलेट और सैफ्रनिन यहाँ पे यूज़ करते हैं, मेन है क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के और पिंक कलर के होंगे ग्राम नेगेटिव। फंडा क्या है ये स्टेनिंग का? कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, ज़्यादा दृढ़ होती है। कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है? ज़्यादा मोटी होती है, बहुत सारी लेयर होती है। तो क्रिस्टल वॉयलेट क्या होता है? उन लेयर्स पे चिपक जाता है, एक तरीके से उनके अंदर धस जाता है। तो हम जब इसको डीकलराइज करते हैं 95% अल्कोहल से, तो वो वहाँ से हट नहीं पाता है जल्दी से, इसलिए पर्पल कलर वहाँ पर बना रहता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल क्या होती है? पतली होती है, कम लेयर वहाँ पर होती है। तो वो एक तो भाई चार लेयर है, इसमें हमने उसमें कलर लगा है और एक सिर्फ एक लेयर में लगा है। तो इसमें क्या होगा? जब हम जैसे डीकलराइज करेंगे तो ये जो कलर था क्रिस्टल वॉयलेट का पर्पल कलर, वो क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। ठीक है, वाइट हो जाएगा। सेफ्रेनिन करने पर इस पर पिंक कलर फिर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फंडा क्या है? ये किस बेस पे काम करेगा? कि इनकी कोशिका भित्ति है वो ग्राम पॉजिटिव की होती है मोटी और ग्राम नेगेटिव की होती है पतली।
एक और चीज़, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है एंटीबायोटिक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता मतलब उनके ऊपर उस प्रतिजीवी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भाई एंटीबायोटिक का अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। हम भाई एंटीबायोटिक खाते रहेंगे वो तो मरेगा ही नहीं। मतलब ये ज़्यादा रोग कारक होते हैं। कौन से? ग्राम नेगेटिव ज़्यादा खतरनाक बीमारियां ये करते हैं। ग्राम पॉजिटिव हैं वो कंपैरेटिवली कम यहाँ पे क्या होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिजैविकों के प्रति वो कम प्रतिरोधी होते हैं। और ज़्यादा प्रतिरोधी कौन होते हैं, कौन ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, वो तो ग्राम नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल ये भी आप याद रखना। पेपर कैसा भी आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। अब आपको हर लेवल से तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। मैं सिर्फ आपको सुपरफिशियली चीज़ें बता दूँ ये है वो नहीं, आपको पूरा डिटेल में जो जो चीज़ पूछी जा सकती है या बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है उन सबको मैं यहाँ पर कवर अप कर रही हूँ। जैसे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एग्जाम्पल आप याद रखना, ये भी आपके ऑप्शन वाइज में पूछा जा सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे कौन से हैं आपके ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, मेन बता रही हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको हम सब नहीं बता कर सकते। ग्राम नेगेटिव में साल्मोनेला, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, ये जो सारे बैक्टीरिया होंगे वो कौन से होंगे आपके ग्राम नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया की संरचना। तो बैक्टीरिया की संरचना की हम बात करें, उसकी आकृति की अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड्स हैं वो ध्यान रखना। पहली चीज़ है बेसिलस। जो बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी आकृति होगी छड़ जैसी, ऐसे ये इस तरीके से ये ऐसे बने होंगे, ये ऐसे है ना, रोड लाइक जो स्ट्रक्चर होगी वो बेसिलस होगी। कोकस का मतलब जो गोल है, कैसे है, जो गोल है वो क्या होंगे, कोकस कहलाएंगे। स्पाइरल, जहाँ पर आपके ये स्पाइरल ये है, ये सिड्डी जैसा जो है ना, सिड्डी नुमा या सर्पिलाकार जो है वो आपके क्या होगा, स्पाइरल। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोमा शेप्ड। कॉमा की आकृति में कॉमा कैसा लगता है, यू, तो इस बैक्टीरिया की आकृति ऐसी होती है। और कौन से बैक्टीरिया की कॉमा शेप में है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, जिसकी वजह से हैजा रोग होता है। ठीक है, तो विब्रियो कॉलेरी की आकृति कैसी होती है, कॉमा शेप्ड। निम्न में से किस जीवाणु की आकृति कॉमा शेप्ड होती है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। बाकी आप इनको भी ध्यान में रखना, बेसिलस, कोकस, स्पाइरल, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। इसमें भी देखो, जैसे बेसिलस में भी हम बात करें तो अलग अलग नाम आ जाते हैं। जैसे बेसिलस की हम बात करेंगे तो कैसे आ जाएंगे नाम, जैसे कि डिप्लोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है। एक वर्ड आता है स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो का मतलब ये वाली स्ट्रक्चर, लंबी चेन जो बन जाती है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ रहे हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस होंगे, सॉरी स्ट्रेप्टो वर्ड होगा। तो बैसिलस में देखो, डिप्लो बैसिलस का मतलब क्या होगा, जब दो छड़नुमा बैक्टीरिया जुड़ेंगे तो डिप्लोबैसिलस, अगर चेन जैसे हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके स्ट्रेप्टो। कोकस में भी वही डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस, टेट्राकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। तो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि बेसिलस में शेप कैसी होती है, कोकस में कैसी होती है, स्पाइरल में कैसी होती है और कोमा में कैसी होती है। तो आज के हम इस वीडियो में हमने जीवाणु के बारे में जनरल कैरेक्टर पढ़े, उसकी संरचना पढ़ी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने पढ़े। कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और रोज़ इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।